क्रिश्चियन धर्म के नए पोप ने भारत पाकिस्तान को क्या ज्ञान दे दिया है? बलूचिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी से क्या मदद मांग ली है? उसके बाद बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अचानक से क्या बड़ा ब्लंडर कर दिया है? एंड उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत रशिया को लेकर भी काफ़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली अपडेट आ रही है क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो को लेकर, जो रिसेंटली पोप फ्रांसिस की मौत के बाद पोप के पद के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं। न्यूज़ निकल करके आ रही है कि पोप लियो ने अपनी पहली स्पीच में रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल फिलिस्तीन मसले के साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मसले को भी अपनी पहली स्टेटमेंट में शामिल किया है और कहा कि दोनों साउथ एशियन देशों के बीच यह जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसका वो स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि एग्रीमेंट हमेशा के लिए लास्ट करेगा, यानी कि लंबे समय तक दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। पोप लियो ने गाजा वार के बारे में भी कहा कि आज की डेट में जो ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस बन गई है उसको देखकर उन्हें गहराई से दुख होता है। यह लड़ाई झगड़ा फाइटिंग वगैरह सब कुछ रोक देनी चाहिए, यह कहना है नए पोप लियो का। आई होप कि अच्छा यह होता कि जम्मू कश्मीर या फिर गाजा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करने के साथ साथ रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद के ऊपर भी पोप लियो दो बातें बोल देते, क्योंकि भारत और इजराइल आज की डेट में जो भी एक्शन कर रहे हैं यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों ही देशों के ऊपर आतंकी हमले करके हमें उकसाने की कोशिश की जा रही है, वरना शांति तो हम भी चाहते हैं। नए पोप के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लीडर के तरफ से भी भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत की सेना के लिए एक मैसेज आया है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दे। वीडियो में जो आप इस शख्स को देख रहे हो ये बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के कमांडर डॉक्टर आला निजार हैं। वीडियो में ये भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साल 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जब भारत के सामने हथियार सरेंडर कर दिए थे, भारत बस वही 93,000 बंदूकें बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को दे दे। बस उसके साथ साथ भारत की सरकार 10-10 बुलेट्स यानी कि 10-10 गोलियां उनको दे दे। इनका कहना है कि ना हमें एटम बम यानी कि ना हमें न्यूक्लियर बम चाहिए, ना ही हमें कोई मिसाइल चाहिए, बस इतनी बंदूकें मिल जाए तो बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी को खुद ही हरा देंगे। यह कहना है बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स का। अब देखा जाए तो भारत की सरकार बलूचिस्तान का नाम तक नहीं लेती है। कुछ दिन पहले असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन सेंटर में बैठे मोदी सरकार के किसी भी मंत्री ने आज तक बलूचिस्तान का नाम तक नहीं लिया है। लेकिन सामने से बलूचिस्तान के लीडर्स, एक्टिविस्ट और अब आर्म स्ट्रगल लड़ने वाले बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने भी ओपनली वीडियोस में जारी करके भारत से मदद मांगना स्टार्ट कर दिया है। बैकएंड से हम बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल्स को फंड करते हैं, उनको हथियार देते हैं या फिर नहीं, यह तो भारत की सरकार भी खुद भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अब हमारी सरकार को बलूचिस्तान को एक पॉलिटिकल सपोर्ट देना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पहलगाम हमले को लेकर। दरअसल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत को पहलगाम हमले के संबंधित अभी तक जो भी सबूत मिले हैं उसमें इस बात के पर्याप्त एविडेंस मिल गए हैं कि इस पूरे आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन का हाथ था, जिनको पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना की तरफ से फुल सपोर्ट मिल रहा था। अब मोदी सरकार ने फैसला किया है कि अब हम इन सारे एविडेंस को कंपाइल करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको लेकर जाएंगे। अगले हफ्ते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सेशंस कमेटी की एक मीटिंग होनी है। भारत ने उस मीटिंग में सबूत और एविडेंस पेश करने के लिए एक टीम भेजने का फैसला किया है।
जो इस पहलगाम मामले के पीछे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के एविडेंस के एक डोजियर के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में भारत का पक्ष रखने के लिए जाएंगे। सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट देशों को यह दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने भारत के पहलगाम में यह आतंकी हमला करवाया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के एयरपोर्ट्स को लेकर। पाकिस्तान के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते भारत ने नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान के साथ लगने वाले रीजन में टोटल 32 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए थे और अभी कुछ ही घंटे पहले न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने अब इन 32 एयरपोर्ट्स को सिविलियन फ्लाइट्स के लिए मंजूरी दे दी है और कल तक इन सभी 32 एयरपोर्ट्स के ऊपर सिविलियन फ्लाइट्स की फुल स्ट्रेंथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही आईपीएल को लेकर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। सोर्सेस के हवाले से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आईपीएल इसी महीने मई में दोबारा से रीस्टार्ट करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। भारत सरकार से परमिशन मांगी है, जिसके बाद कोशिश की जा रही है कि आईपीएल को अगले 2 हफ्तों के बीच में दोबारा से स्टार्ट करा दिया जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार के एक आदेश को लेकर, जो सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन और टेलीविज़न नेटवर्क्स चैनल के लिए जारी किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने देश के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और इंटरमीडिएरीज के लिए डायरेक्शंस जारी की है, जिसमें इनसे कहा गया है कि पाकिस्तानी ओरिजिन की वेब सीरीज, फिल्म, सॉन्ग, पॉडकास्ट और बाकी किसी भी तरह का स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल ना करवाएं एंड अगर कोई भी अवेलेबल है तो उसको तुरंत ही रिमूव किया जाए, फिर चाहे वह सब्सक्रिप्शन मोड के ऊपर हो या फिर किसी भी फॉर्मेट में। अगर यह सब भारत में ऑपरेट करना चाहते हैं तो वह पाकिस्तान ओरिजिन की सभी कंटेंट को तुरंत ही रिमूव कर दें। और साथ ही इनसे कहा गया है कि यह अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसा कंटेंट नहीं डालेंगे जिससे देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर कोई खतरा आएगा या फिर देश की सिक्योरिटी के ऊपर उसका कोई असर पड़ सकता है। अब इसमें काफ़ी सारी लीगल टर्म्स हैं और काफ़ी सारी डायरेक्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल बांग्लादेश से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उनकी इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी आवामी लीग पार्टी को बांग्लादेश के अंदर बैन कर दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी अब बांग्लादेश में वहां पर ना कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है और ना ही कोई मीटिंग या फिर पार्टी के नाम के अंदर कोई रैली या कार्यक्रम करवा सकती है। इंटरिम गवर्नमेंट ने कहा है कि आवामी लीग पार्टी के ऊपर यह बैन तब तक जारी रहेगा जब तक आवामी लीग के लीडर्स के खिलाफ जो भी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद और भी कुछ लीडर्स थे जिनके खिलाफ हत्या के केस फाइल कर दिए गए थे। प्रोटेस्टर्स की मौत का जिम्मेदार आवामी लीग पार्टी के लीडर्स को बना दिया गया था। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि पहले यह जो आवामी लीग के लीडर्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं यह क्लोज होंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आवामी लीग पार्टी के साथ क्या करना है, यानी कि इस बैन को हटाया जाएगा या फिर नहीं, उसके बाद कोई फैसला होगा। आवामी लीग पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी उसको भी पिछले साल अक्टूबर 2024 में ही इंटरिम गवर्नमेंट ने उस समय बैन कर दिया था। दरअसल बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी पार्टीज हैं और स्टूडेंट लीडर्स ने जो नई पार्टीज खड़ी करने का फैसला किया है, उनको लगता है कि अभी भी बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग का सपोर्ट बेस काफी बड़ा है, जो कट्टरपंथी ताकतों या फिर बिना एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट लीडर्स को वोट कभी नहीं डालेंगे। इसलिए यह लोग पिछले काफी समय से लगातार प्रोटेस्ट करके आवामी लीग पार्टी को बैन करने की मांग कर रहे थे और फाइनली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने आवामी लीग पार्टी को बैन कर भी दिया है। अब बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के ऊपर नज़र टिकी है कि क्या वो पार्टी को सेम सिंबल के साथ एक नया नाम देते हैं या फिर पार्टी को आगे पूरी तरह से बैन करते हैं। हम यहाँ पर पहलगाम हमले में बिजी थे, उधर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पीछे से लगातार अपनी औकात दिखा रहा है। रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है उसमें हमने देखा है कि किस तरह से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने
90% से भी ज़्यादा की एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स और पाकिस्तान के सभी मिसाइल्स को मार गिराया। और सारा क्रेडिट जाता है पीएम नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने साल 2018 में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ह्यूज प्रेशर के बावजूद रसिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी। वैसे इस पूरे सिचुएशन में भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी और कई लोकल डिफेंस सिस्टम ने भी बहुत ही बड़ा रिमार्केबल काम किया है। लेकिन हम S-400 के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसको लेकर एक न्यूज आ रही है कि रसिया ने भारत को एक नया ऑफर दिया है। अब ये ऑफर तो खैर रसिया ने पहले भी भारत को कई बार दिया है, लेकिन अभी तक भारत इसको हमेशा ही रिजेक्ट करते आया है। दरअसल रसिया ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अपग्रेडेड वर्जन S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जॉइंट प्रोडक्शन करने का ऑफर दिया है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज की बात करें तो S-500 3500 किलोमीटर की रेंज के ऊपर किसी भी तरह का बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके साथ ही F-35 और F-22 जैसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं वो भी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफ़ी आसानी से इंटरसेप्ट करके निशाना बना सकता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी S-500 आसानी से इंटरसेप्ट कर लेता है। वहीं बात करें S-400 की ऑपरेशनल रेंज की तो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज है 400 किलोमीटर की, लेकिन S-500 की ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर की है।